कुछ पुराने खत निकाले हैं आज उसके, कुछ पुराने खत निकाले हैं आज उसके जला देने को। कागज़ तो धुआं हो जाएंगे पर उस कहानी का क्या। शाम के 6 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैं अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। इंदौर टू रतलाम लगभग 3 घंटे बल्कि उससे कम ही है, तो सोचा कि रतलाम हो ही आती हूँ मम्मी पापा के पास। बहुत दिन हो गए हैं, बच्चे भी अब इतने छोटे नहीं हैं कि मेरे बिन न रह सकें, तो सोचा कि उनकी पढ़ाई बेकार ही ख़राब होगी। 4-5 दिन का स्कूल भी छूटेगा तो मैं ही हो आती हूँ। मैं टाइम से 30-40 मिनट पहले ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, पर तभी अनाउंसमेंट हुआ कि मेरी ट्रेन तो पूरे 2 घंटे लेट है, खराब मौसम और कोहरे की वजह से। ओफो, एक तो मौसम ऐसा सर्द, गर्म कपड़ों के अंदर तक चीरती हुई शीतलहर, और ऊपर से ट्रेन भी लेट। अब जो भी है, ये 2 घंटे तो काटने ही हैं जैसे तैसे, सोचकर मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। 2 घंटे से भी ज़्यादा ही हैं। तभी सामने ही एक बुक स्टॉल दिखा। यूँ तो किताबें पढ़ने का मुझे कोई शौक़ है नहीं, पर कोई अच्छी इंटरेस्टिंग सी किताब ढूंढने के लिए कुछ किताबें उठाईं तो एक पर जाकर नज़र ठहर सी गई थी जैसे। भैया, वो वाली बुक दीजिए ज़रा, कहकर मैंने वो किताब ली और पैसे दुकानदार को पकड़ा दिए। कंधे पर टंगे बैग में से मैंने चश्मा निकाल कर आंखों पर चढ़ाया तो यकीन आया कि ये तो सोहम ही है। सोहम पब्लिश्ड राइटर बन गया कब से, सोचते हुए किताब पलटी। पीछे उसकी तस्वीर थी और नीचे उसका नाम। बहुत बदल गया था अब तो, खासकर उसकी आंखें। हाँ, इस तस्वीर में लगा जैसे उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से होकर दिल तक उतरती हुई। पहले तो कभी नज़रें उठाकर बात भी नहीं करता था, कितना डरपोक था, सोचकर मन ही मन उस पर हंस दी थी मैं। उसकी मुझे देखती हुई तस्वीर और उस नाम पर अपनी ठंडी हथेलियां रख दी मैंने, तो जैसे कुछ सुलगता हुआ सा महसूस हुआ। सोहम की लिखी किताब, क्या लिखा होगा उसने इसमें। सोचा भी नहीं था कि लगभग 20 साल बाद उससे इस तरह मिलना होगा। मन में इतने सारे सवालों को समेटे मैं रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में आ बैठी। फ़ोन करके घर बता दिया था कि कुछ देर से पहुंचूंगी। कुछ गिने चुने लोग ही थे मेरे अलावा वहाँ। एक कोने में बैठकर मैंने किताब पलटी। कुछ अधूरे खत। मैंने पहला पन्ना पलटा। तुम ही कहती थी ना कि छोड़ दो ये बचपना, वो तो सिर्फ एक मजाक भर ही था, तो लो, छोड़ दिया मैंने तुम्हें ढूंढना, छोड़ दिया है तुम्हारे ख्यालों को, अपनी शायरी में तुमको तलाशना छोड़ दिया है। और अब ये किताब लिख चुका हूँ तो पूरे हो चुके हैं वो मेरे लिखे अधूरे खत भी। अगर ये किताब तुम तक पहुँच गई हो तो मंजिल मिल गई है मेरे लिखे उन सभी अधूरे खतों को, जो तुमने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। सही पते पर पहुँच चुके हैं वो सभी खत, और मैं भी तो अब नहीं लिखूँगा ऐसा कोई खत तुम्हें जो तुम तक पहुँच ही ना पाए, क्योंकि मैं अब अपनी ज़िंदगी में अपना प्यार और मकाम दोनों पा चुका हूँ। पर सच कह रहा हूँ स्वाति, नाम बदल दिया था उसने, इतनी परवाह करता है अभी भी। मैं मन ही मन बुदबुदाई। तुमसे कोई शिकायत नहीं मुझे, तुम ना होती तो वो शुरुआत ही ना हुई होती, तो मैं भी आज एक लेखक तो नहीं होता। तुम्हें वो खत लिखते लिखते न जाने कब मुझ जैसे बेतरतीब लड़के को जिंदगी में समझ आने लगा था कि मुझे क्या करना है। नहीं तो कभी लगा ही नहीं कि गौतम नगर भोपाल की गलियों का ये साधारण सा लड़का कभी कुछ कर पाएगा। शुक्रिया उस दिन के लिए। तारीख तुम्हें कहाँ याद होगी, नहीं ना? चलो मैं ही बताता हूँ। 20 जनवरी 1998। मैंने किताब को पलटकर गोद में रख लिया।
आंखों के आगे अतीत का भंवर गहराने लगा था। ये किताब किताब कहाँ थी? ये तो उन खतों का सिलसिला था जो कभी सोहम के और मेरे दरमियाँ शुरू हुआ था। उसने एक किताब लिख डाली थी, वो सब कहने के लिए जो पहले मैंने कभी सुनना चाहा ही नहीं था। पर आज वही सब मैं पन्ना दर पन्ना पढ़े ही जा रही थी। सच, तारीख तो मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं पहली बार सोहम से अपनी मौसी की बेटी की शादी में मिली थी। उसका घर मेरी मौसी के घर के पास ही था। एक ही मोहल्ले में थी शादी, तो वो भी आया था। जनवरी का महीना था और रात की शादी, फेरों का समय था। मैं और मेरी मौसी की छोटी बेटी चारू सबसे पीछे बैठे हम हंसी मजाक कर रहे थे। हमारे सामने ही सोहम बैठा था। बिखरे बिखरे से बाल और आंखों पर चश्मा था, पर मुझे बार बार चुपके से देख जाती उसकी नज़रें चश्मे के पीछे से भी दिख रही थीं। चारू, सुन, ये लड़का, वो सामने जो ऑफ वाइट शर्ट में है, चश्मेश, कौन है ये? लड़के वालों की तरफ से है क्या? दीदी का कोई देवर? छिप छिप कर मुझे ही देख रहा है। मैंने चारू को कोहनी मारते हुए पूछा। वो, अरे वो सोहम भैया हैं, यहीं पड़ोस में रहते हैं। पढ़ाकू टाइप के हैं, बहुत कम बोलते हैं सबसे, और खासकर लड़कियों से। चारू, नहीं, वो मुझे ही देख रहा है। देख, अभी साबित करती हूँ तुझे, देखना। मैंने भी थोड़ा भाव दिया तो कैसे लट्टू होता है मुझ पर। अपनी खूबसूरती पर इठला उठी थी मैं। सुनिए, हम दोनों के लिए बाहर से कॉफ़ी ला देंगे क्या? अभी जूता चुराई रस्म है, तो मुझे और चारू को यहीं बैठना है। मैंने कहा तो उसने चुपचाप हम लोगों को कॉफ़ी ला कर दे दी थी। फेरों के बाद विदाई भी हो गई। कई बार सोहम से नज़रें टकराई, आमना सामना भी हुआ, पर कुछ कहा नहीं था उसने। देखा दीदी, आपको धोखा ही हुआ होगा। सोहम भैया ने आपसे कुछ कहा तो नहीं अभी तक? चारू ने हंसकर कहा। तो जैसे ये एक चैलेंज लगा मुझे, क्योंकि उसकी नज़रों में अपने लिए कुछ तो देखा था मैंने। शादी हो गई थी और 2 दिन बाद मैं भी रतलाम वापस मम्मी पापा के पास चली आई। सोहम की लिखी किताब जैसे पुराने दिनों का एक एक दिन फिर से जीने लगी थी मैंने अगला पन्ना पलटा। उसके खतों में इश्क की गवाही आज भी है। उसके खतों में इश्क की गवाही आज भी है। हर्फ धुंधले भी हो गए तो क्या, स्याही आज भी है। उस दिन पहला खत आया था उसका। मैं तो जैसे 7वें आसमान पर, मानो पैर ही ज़मीन पर नहीं थे। लगा था शायद चल पड़े सिलसिला खत भेजने का। आज पहला खत लिखा है उसने मेरे नाम से। हाँ, भोपाल से वापस आने के बाद मैंने ही पहला खत लिखा था सोहम को। उन दिनों फ़ोन तो बहुत ही कम थे, मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं। तब चिट्ठियों का ज़माना था। मैंने भी कई बार अखबार में कॉलम देखा था, पेन फ्रेंड। वहाँ कुछ पते लिखे होते थे जिन पर किसी भी अनजान को चिट्ठी लिखकर उससे दोस्ती की जा सकती थी। मुझे लगा क्यों ना सोहम को खत लिखा जाए। उसका घर चारू के मोहल्ले में ही था, तो एड्रेस सेम ही था। एक तो 17-18 साल की वो नादान सी उम्र, और सोहम की मुझे देखती नज़रें। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक फूलों के गुलदस्ते वाला ग्रीटिंग कार्ड लिया और उसमें एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिस पर मेरा पता था और नीचे मेरा नाम, धानी। मुझे लगा था कि वो शायद मुझे पहचानेगा भी नहीं। उसे तो मेरा नाम पता कुछ पता भी नहीं था। पर मेरे खत के मिलते ही उसका जवाब आ गया था। 14 फ़ेब वैलेंटाइंस डे ग्रीटिंग कार्ड, जिस पर एक गहरे हरे रंग से लिखा था हैप्पी हार्ट डे, और उसके अंदर लाल गुलाब तो नहीं था, थी बहुत सारी हरे रंग की गुलाब की पत्तियाँ, और एक छोटे से पेपर पर लिखा था मेरे प्यार का रंग, धानी रंग, सोहम। उसने पहचान लिया था मुझे। कितना अलग था वो,
बस फिर मैंने उसके खत का जवाब लिखा और बदले में उसका आ गया। इन शब्दों के ज़रिए जैसे हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए थे, खासकर सोहम। मेरे खत तो चंद लाइनों के ही होते थे, पर उसके लंबे चौड़े खत, हर छोटी से छोटी बात लिखता था वो। अब उसकी किताब पढ़ रही हूँ तो जैसे ये किताब नहीं, उसके वही खत हैं। एक और पन्ना पलटा मैंने। ज़रूरी नहीं खत मंजिल तक पहुँचे ही। पते तो होते हैं कुछ खतों पर मंजिल नसीब नहीं होती है। वो मेरे खत शायद उसने कभी पढ़े ही नहीं। उनका जवाब भी अब मैं खुद ही लिख लेता हूँ। कभी कोई खत खाली नहीं पहुँचा था मेरा तुम तक। याद है ना तुम्हें? या भूल चुकी हो उन महकते शब्दों को, उन नीले अंतर्देशीय लिफाफों को? हर खत में गुलाब की पंखुड़ियाँ होती थीं। मैं मानो अभी किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नहीं, भोपाल और रतलाम के बीच में ही कहीं थी। सोहम के और मेरे बीच ये खतों का सिलसिला जनवरी से शुरू हुआ था और अब जून आ गया था। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां थीं तो मैं फिर से मौसी के यहाँ भोपाल आ गई थी। मुझे पता था कि वहाँ सोहम भी मिलेगा, पर उससे ज़्यादा मुझे चारू को ये बताने की एक्साइटमेंट थी कि मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था। सोहम सच में मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। चारू हैरान थी सोहम के खत देखकर, और मैं जैसे उससे लगी शर्त जीत गई थी। तो दीदी, आपको भी प्यार हो गया है लगता है, उसने मुझे छेड़ते हुए कहा। नहीं चारू, सोहम वो मेरी पसंद का लड़का नहीं है। मेरी पसंद तो ऐसा लड़का होगा जो बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, जो खुद आकर कहे कि वो मुझे चाहता है, जो मेरी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत रखता हो। खैर ये सब छोड़, ये सब तो मजाक ही था। उसके बाद मैंने कभी कोई खत लिखा भी नहीं उसे। उसके खत आते रहे थे काफ़ी समय तक, पर मेरे लिए वो बस एक शर्त भर थी। मैं इतनी संजीदा नहीं थी तो जवाब भी नहीं दिया। फिर कुछ महीनों बाद उसके खत भी आने बंद हो गए थे। कुछ महीनों बाद चारू आई थी रतलाम मौसी के साथ हमारे घर। तो उसने बताया था कि सोहम ने पूछा था उससे एक बार कि क्या उसे पता है कि बात क्या है, धानी मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दे रही है, सब ठीक तो है वहाँ। पर जब उसे चारू से पता चला कि वो तो बस एक मजाक था, मुझे उससे प्यार नहीं था, तो बस सुनता रहा था चुपचाप, कुछ कहा नहीं था उसने। मैं भी भूल ही गई थी सोहम को, या उन सब खतों को जो उसने लिखे थे। शायद सब पुराने अखबारों के साथ रद्दी में डाल दिए थे मैंने। पर मुझे कहाँ पता था कि वो सारे खत अब इतने सालों बाद मैं इस तरह आज यहाँ पढ़ रही होंगी। जवाब तो हर बात का दे सकता था मैं, हर मजाक का दे सकता था, मगर जो प्यार की अहमियत ही न समझ पाई हो, वो मेरे शब्दों को क्या समझती। अजीब किस्सा है ज़िंदगी का, अजीब किस्सा है ज़िंदगी का। अजनबी हाल पूछ रहे हैं मेरा, और जिसने धोखा दिया उसे खबर तक नहीं। ये कैसी मोहब्बत है उनकी, गैर भी नहीं कहा और अपना मानते भी नहीं। इससे आगे अब पढ़ने की हिम्मत बची नहीं थी मुझ में। मैंने किताब बंद करके आंखों पर हाथ रख लिया कुछ देर को। सोहम कुशवाहा, वाह, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। एक आवाज़ सुनकर आंखों पर से हाथ हटाया। एक बड़ी प्यारी सी लड़की तभी वेटिंग रूम में मेरे सामने आकर बैठी थी। आपने पढ़ ली ये बुक? उसने पूछा। तो मैंने एक पल को उसे देखा, फिर उस किताब को। बहुत अच्छे राइटर हैं ये, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं इनकी, बस यही नहीं पढ़ी है अभी, उसने कहा। तभी मेरी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ। घड़ी पर नज़र डाली तो देखा टाइम तो हो गया है। मैंने वो किताब उस अजनबी लड़की के हाथ में थमा दी। कुछ अधूरे खत। आप रख सकती हैं इसे, मेरी तरफ से। मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है।
कहकर मैंने अपना बैग उठाया और बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गई। मैं रतलाम जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी। आई तो यहाँ तक अकेले थी, पर अब अकेले जा नहीं रही थी। मेरा अतीत भी मेरे साथ हो लिया था, और वो कुछ अधूरे खत भी। बस ये कहानी यहीं तक।